हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। और ये 6th वीडियो है कंप्लीट बैंकिंग कोर्स की। और अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, या पीआई की, पीओ क्लर्क की, किसी की भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। अब इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे वो देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। गोल क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो कवर होंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, एलएएफ, सीआरआर, एसएलआर, और ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम देख लेते हैं। ये है क्या? इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, अपने केस में आरबीआई। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू यूज मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल। जो मॉनिटरी पॉलिसी के अंडर में जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए उनको यूज करके आपको क्या करना है? टू अचीव गोल स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी के कुछ गोल्स बनाए जाते हैं और उन टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप उनको अचीव करते हो। थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई मैनेजेज क्वांटिटी ऑफ मनी इनटू द मार्केट। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा रहने वाला है। कैसे डिसाइड करता है? मतलब कैसे ये फंक्शन कर पाता है, मैनेज कैसे कर पाता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और ये करता क्यों है मैनेज? टू मीट डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्टर। हर सेक्टर की अलग डिमांड है। कहीं पे डिमांड ज्यादा हो रखी है तो वहां कम करनी पड़ेगी, कहीं पे सप्लाई डिस्टर्ब हो रखी है तो वो डिमांड को डिस्टर्ब कर देगी। इस तरह से आरबीआई मॉनिटरी कंट्रोल करके उस मार्केट को स्टेबलाइज करना चाह रहा है। और साथ में ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, मतलब उन सेक्टर में भी पैसा पहुंचे जहां पे पैसा पहुंचना चाहिए। तो इस ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत किए जाते हैं। आरबीआई को इसकी मैंडेट कहाँ से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को ये पावर्स मिलती हैं। इसी के साथ आरबीआई एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। ये कई बार पूछा गया है। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ये बाई एनुअली पब्लिश की जाती है। और इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। इस नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब देख लेते हैं जी, गोल्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। गोल है दोस्त, प्राइमरी गोल तो यही है कि प्राइस स्टेबल रहे, पैसा कॉन्टिन्यूसली गिरता ना जाए अगेंस्ट द फॉरेन। जो भी आप डॉलर को लेके चल रहे हो या फिर चाइनीज करेंसी को लेके चल रहे हो, तो प्राइस स्टेबल रहे, पहली बात तो। और दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी चलती रहे। साथ में ही अब इसके अंदर इन्फ्लेशन भी ऐड कर दिया गया है। ये सारे प्राइमरी गोल्स ही हैं इसके। आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया, कब? फाइनेंस एक्ट 2016 के अंडर में। और तब क्या फायदा हुआ उसको अमेंडमेंट का? तो इस अमेंडमेंट से ये स्टैट्यूटरी बेसिस दे दिया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। देखिए, पहले भी ये काम किया जाता था, बट अब एक लॉ के तहत ये काम करना पड़ेगा। एक स्टैट्यूट की तरह ये काम करना के तहत ये काम करना पड़ेगा आरबीआई के ऊपर। अब ये मैंडेटरी बन गया है। अब आरबीआई को टारगेट दिया जाएगा, इन्फ्लेशन टारगेट टू आरबीआई। कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है, बट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आरबीआई के साथ मिलके वो डिसाइड करेंगे कि अब आपका 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट ये है, इसको भी कंट्रोल करना है, प्राइस भी स्टेबल रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रखनी है। तो ये तीनों चीजों को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये है, गोल बन जाता है। एज ऑफ नाउ कितना है? 4% का टारगेट रखा गया है। और टॉलरेंस रखी गई है इन्फ्लेशन की +-2%। अब 4 की अपर टॉलरेंस बन जाएगी, 4+2 6%, और 4-2 कितना बन जाएगा? 2%। ये मतलब एक किस्म से इन्फ्लेशन की रेंज दी गई आरबीआई को कि भैया इसमें आपको मेंटेन करना है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो मर्जी कर अब तो। अब चलते हैं जी, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है। कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई कमेटी उसकी बैकिंग में होती है जो उसको डिसाइड करेगी। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिटरमाइन करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो ये कमेटी बनेगी। इसको साल में एटलीस्ट 4 बार मिलना होता है। 4 बार से ज्यादा भी मिल सकते हैं, एमरजेंट भी मिल सकते हैं, बट 4 बार मिनिमम। एंड डिसीजंस ऑफ दिस कमिटी विल बी पब्लिश्ड
ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। इस कमेटी के डिसीजंस को पब्लिश किया जाता है। जैसे कि अभी 2023-24 की जो ये मीटिंग्स होनी है, ये एडवांस में पब्लिश कर दी गई हैं। इन डेट्स को जो है आपकी मीटिंग होनी है। हर बार आरबीआई पहले से पब्लिश करता है। अब इस कमेटी की कंपोजिशन क्या होती है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। 3+3 का कॉन्सेप्ट होता है। 3 लोग जो हैं वो आरबीआई के होंगे और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट के होंगे। आरबीआई के कौन कौन होंगे? आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, ऑफ आरबीआई, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता है इस कमेटी का जब भी ये बैठेगी। फिर आता है जी डेप्यूटी गवर्नर, ये भी आरबीआई का। ये इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये चेयरपर्सन, ये इंचार्ज, कंफ्यूज मत होना इसमें। और एक और ऑफिसर लिया जाता है आरबीआई का। 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों को गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है। हर मेंबर को एक वोट दिया जाता है और आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होती है। ये कास्टिंग वोट डालता है इन केस ऑफ टाई। मान लो कि 3 लोग ये कह रहे हैं, 3 लोग ये कह रहे हैं, तो ये कास्टिंग वोट डालेगा जी कौन सा फैसला किसके फेवर में जाना है, ठीक है। इसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टूल्स के। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट को। या तो कंट्रोल करने का मतलब होगा कि अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सपेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ये जो टूल्स होते हैं ना, इनको यूज करके वो कंट्रोल करता है। 2 टाइप के टूल्स होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टूल्स। पहला है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और दूसरा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये दोनों अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल देखेंगे। तो चलिए, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में सबसे पहले आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है इसको हम अब डिटेल में समझेंगे। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, मतलब आरबीआई पैसा देता है, किसको देता है? टू द कमर्शियल बैंक। ये वो रेट है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, ठीक है। जब भी बैंक्स को शॉर्टेज ऑफ फंड फील होती है, वो पैसा बोरो करते हैं आरबीआई से। एक एक टर्म को ध्यान देना, ये अगर थोड़ा सा इधर उधर समझ गए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जब भी बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स है, वहां शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, वो आरबीआई से बोरो करते हैं और आरबीआई एक रेट पे उसको पैसा देता है। अब कैसे देगा जी पैसा? बैंक ना अपने पास जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको आरबीआई को बेचते हैं, ठीक है। और उसका एक एग्रीमेंट होता है जी, मैं इसको रीपरचेज कर लूंगा, ठीक है। और उसका एक रेट होता है, और ये रीपरचेज से ही रेपो रेट आया है। रीपरचेज ऑफर, इसी से बन गया रेपो रेट, ठीक है। मतलब समझ गए? बैंक जो है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को, ये इधर मैंने बना भी रखा है, ये आरबीआई है, ये इधर बैंक है। बैंक अपनी सिक्योरिटी देंगे आरबीआई को और आरबीआई बैंक को पैसा देगा उसके बदले में लिक्विडिटी को, एक एट रेपो रेट। और जब इसके पास ये, मतलब जब इसकी शॉर्टेज की जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, आरबीआई से ये सिक्योरिटी अपनी वापस ले लेगा और ये अपने फंड्स जो है वो वापस दे देगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हो गया क्लियर? अब ये आरबीआई के ही पेज पे, आरबीआई की वेबसाइट पे ही ये डेफिनेशन दी गई है ताकि क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में। इसलिए हर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ले आया हूँ आरबीआई के पेज से। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी आगे टॉपिक आएगा एलएएफ, बट ये समझ लीजिए कि ये बैंक, कमर्शियल बैंक को पैसा देने की एक फैसिलिटी होती है। टू ऑल LAF पार्टिसिपेंट अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। वही बात कही गई है, कोई अलग नहीं है, जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए लाइन लिखी थी। रेपो फंक्शन इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। इस फंक्शन का यूज कैसे करता है मॉनेटरी पॉलिसी में? मार्केट के अंदर जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी होगी तो रेपो रेट का यूज किया जाएगा। हालांकि ये इंजेक्ट भी की जा सकती है और सक्शन भी किया जा सकता है लिक्विडिटी का। अभी देखते हैं कि कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है। देखिए, पहला केस लेते हैं जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। रेपो रेट बढ़ गया तो मतलब हाई इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द आरबीआई। जो आरबीआई बैंक को पैसा देता है उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक कम बोरो करेंगे। उनको पता है भाई हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कमाएंगे कैसे?
तो लेस लिक्विडिटी होगी बैंक के पास। जब वो बैंक से आरबीआई से बोरो कम करेंगे तो उनके पास कम पैसा होगा ना आगे फंडिंग करने के लिए। तो लेस मनी विद द बैंक टू लेंड, आगे लैंडिंग के लिए पैसा कम होगा। एंड लेस मनी इन द इकोनॉमी एज ए होल, मतलब देख रहे हो एक रेट को चेंज किया जिससे कि बोरोवर के पास पैसा कम पहुंचेगा, मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा। अब इसका उल्टा करते हैं, अगर आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो लेस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई से जो पैसा उधार लोगे उस पे आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे तो बैंक और ज्यादा पैसे आरबीआई से बोरो करेगा, और ज्यादा लिक्विडिटी बैंक के पास होगी, और ज्यादा लैंडिंग के लिए पैसा होगा। और अगर लैंडिंग के लिए ज्यादा पैसा होगा तो वो और ज्यादा एक्सपेंशनरी क्रेडिट लैंडिंग करेंगे, मोर मनी इनटू द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब एक रेट चेंज किया, पूरी मार्केट के अंदर पैसा हिल गया। इस तरह आरबीआई पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। ये रेपो रेट का वही चीज समझा रखी है। आरबीआई जो है बैंक को लैंड करेगा, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक आगे लैंडिंग करेंगे बोरोवर को। यही रेपो रेट के बढ़ाने से, मतलब रेपो रेट को कम करने से ये होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉलिसी रेट में। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रेपो रेट सबसे ऊपर दिया गया है एट प्रेजेंट, आज के दिन जो आरबीआई का है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दिया है। ठीक है, चलते हैं जी अगले रेट के ऊपर। अगला रेट है दोस्त, इसी से रिलेटेड है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई बोरोज, ध्यान दीजिए वर्ड्स पे। अब आरबीआई उधार ले रहा है, किससे उधार लेगा? कमर्शियल बैंक्स के पास से। और क्यों उधार लेगा? क्योंकि इसका आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आरबीआई के पास तो इतना सारा पैसा पड़ा है, आरबीआई को उधार की क्यों जरूरत है? दोस्त, आरबीआई के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं हुई है, वो मार्केट में से लिक्विडिटी को सक करना चाह रहा है। आरबीआई मार्केट में से पैसा निकालना चाह रहा है, लिक्विडिटी मतलब पैसा। और उसके बदले में क्या कर रहा है? आरबीआई सिक्योरिटी देता है बैंक को। बैंक को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा और पैसा बैंक से ले लेगा। इससे क्या होगा? मार्केट में कम पैसा होगा। एक बार इसी को समझ लेते हैं। ये डिक्रीज कर देता है लिक्विडिटी को मार्केट में से। अब आरबीआई कैसे यूज करेगा? जैसे कि इंक्रीज करेगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होते क्या होगा? बैंक और ज्यादा फंड जो है आरबीआई को देंगे, क्योंकि आरबीआई अब हाई इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बैंक अपने सरप्लस फंड जो है यहाँ पे पार्क कर देंगे, तो बैंक के पास कम पैसा बच जाएगा लैंडिंग करने के लिए। अब मार्केट में वो कम पैसे के साथ उतरेंगे, तो कम मार्केट में पैसा कम आएगा। तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी में से पैसा उन्होंने आरबीआई ने सक कर लिया। यही रिवर्स रेपो रेट है। अब इसको रिवर्स रेपो रेट की जगह एक नया आ गया है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। उसका रिलेशन यहां से है कि क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को सिक्योरिटी बेचनी पड़ती थी बैंक को, लिक्विडिटी को सक करने के लिए, और इसी का सोल्यूशन निकाला है एसडीएफ। आगे आने वाले टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे, और ये आरबीआई की अपने पेज पे डेफिनेशन है, पढ़ लेना। सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब रिवर्स रेपो रेट को इस डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो मोर डिपॉजिट फ्रॉम बैंक विल गो टू दी आरबीआई, और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा लैंड करने के लिए होगा, कम पैसा बोरोवर को देगा। दैट्स ऑल। और ये रहा, जैसे यहाँ पे रेपो रेट देखा था हमने, ये रहा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो चलिए, ये था रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक आपकी पूरी कंसेप्ट रिवर्स रेपो रेट की क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं जी अगले रेट के ऊपर। अब ये बेस रेट क्या बला है? अब एक और चीज बता देता हूँ, ये रेट ना ओवर द टाइम, थोड़े थोड़े दिन के बाद कोई एक नई कॉन्सेप्ट आ जाती है, पुराने वाली एक्सटिंक्ट हो जाती है। बट हम पढ़ इसलिए लेते हैं कि क्या पता किसी दिन रिटर्न में पूछ लें, जीडी में पूछ लें, इंटरव्यू में पूछ लें, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं बेस रेट के ऊपर। बेस रेट मिनिमम रेट सेट बाय आरबीआई बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड टू बैंक्स, नहीं टू कस्टमर्स। वो रेट जिससे नीचे जो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक, अपने कंज्यूमर को लोन नहीं दे पाएंगे, उसको बोलते हैं बेस रेट। पर्पस क्या था इसका? कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मार्केट में कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ये बैंक चार्ज कर रहा है। और अब आरबीआई इसको यूज नहीं करता, जैसे मैंने बताया। अब इसकी जगह एमसीएलआर है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को किसी और दिन कवर करेंगे, उसमें इसको पूरा डिटेल में देखेंगे हम। बेस रेट ये हो गया। अब चलते हैं जी अगले रेट के ऊपर, बैंक रेट। थोड़ी थोड़ी ये काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट डीप में समझोगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको फील होएगा। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स,
इन केस दे रन शॉर्ट ऑफ रिजर्व्स। ध्यान देना इस वर्ड पे, अगर रिजर्व्स में कमी हो जाती है तो बैंक रेट पे वो आके आरबीआई से पैसा लेते हैं। रेट आरबीआई एक्सटेंड अगेंस्ट सिक्योरिटीज सच एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर और अदर सिक्योरिटीज जो भी आरबीआई ने बता रखी भाई इनके अगेंस्ट आपको बैंक रेट पे मिल जाएगा। आरबीआई इज यूजिंग रेपो रेट इन रिसेंट ईयर्स इन फॉर गिविंग गाइडलाइन टू बैंक। पहले क्या था, बैंक रेट के टर्म पे गाइडलाइन इशू किया करता था आरबीआई, बट ओवर द टाइम अब क्या है, रेपो रेट को एक गाइडलाइन देने का एक तरीका बना लिया गया है रादर देन की बैंक रेट। और बैंक रेट वैसे रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, रेपो रेट कम होता है तो बैंक रेट भी कम होता है। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और डिटेल में आरबीआई की वेबसाइट पे दे रखी है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको। द रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर, ये तो हमने पढ़ ली थी ऊपर। The bank rate acts as the penal rate charged on banks for shortfall in meeting their reserve requirement। ये थी मेन चीज, इस चीज के लिए देगा रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन सी, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके लिए। और उसके आगे की ये जो बता रखा है कि इस एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर दी गई है। ठीक है, हो गया, बैंक रेट में कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं बचा है अब आपका। अब चलते हैं अगले रेट के ऊपर। ये है दोस्त कैश रिजर्व रेशियो। ये रिजर्व रिक्वायरमेंट जो अभी आई थी उसी का ये रिजर्व रेशियो वही है, ये कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, बहुत बच्चे सीआरआर में और एसएलआर में कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे आप अगर डिटेल में देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, बट इन शॉर्ट ये आपको कहना चाह रहा है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं बैंक की, एक डिमांड लायबिलिटी जो ऑन डिमांड बैंक को वापस देने पड़ते हैं, और एक टाइम लायबिलिटी जो कि एक टाइम के बाद ही बैंक को वापस देना पड़ता है। तो जो इसका टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज है, वो दैट नीड्स टू बी केप्ट एज कैश। ये ध्यान दे इस टर्मिनोलॉजी पे, कैश की फॉर्म में उसका परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, वो रेशियो होता है सीआरआर। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई की डेफिनेशन में भी, द एवरेज डेली बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिए रिजर्व बैंक, एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये ऊपर मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दी, और ये वो डिटेल बता रखी कि किस तरह से कौन सी फोर्टनाइट को कौन से फ्राइडे को, ये अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है ये। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। आरबीआई यूजेज दिस मेथड टू ड्रेन आउट एक्सेसिव मनी फ्रॉम बैंक्स। बैंक के पास मान लो पैसा पड़ा है, एक्सेसिव फंड पड़ा है, आरबीआई चाह रहा है कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी पे उतर आएंगे बैंक, तो आरबीआई इसमें से पूरा ड्रेन कर लेगा पूरी लिक्विडिटी को, पैसे को। आरबीआई किससे, बैंक से। कैसे करेगा वो, सीआरआर इंक्रीज कर देगा। अब क्या है, सीआरआर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब अपने डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब आरबीआई के पास अगर आप ज्यादा दोगे तो बैंक के पास कम पैसा बच जाएगा लैंडिंग के लिए, और लैंडिंग के लिए कम पैसा होगा तो इकोनॉमी में कम पैसा आ जाएगा, कम लोन दिए जाएंगे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे सीआरआर को यूज किया जाता है। अब चलते हैं जी, डिक्रीज करेगा, मान लो सीआरआर डिक्रीज करने का भी यूज हो सकता है। हो सकता है आरबीआई कुछ और चाहता हो मार्केट से, क्या चाहेगा वो देखो। अगर डिक्रीज करेगा तो लेस अमाउंट रखना पड़ेगा आरबीआई के पास बैंक्स को, और ज्यादा पैसा होगा अब बैंक के पास लेंडिंग करने के लिए, और लेंडिंग के लिए ज्यादा पैसा होगा तो एक्सपेंशनरी लेंडिंग करेंगे वो, और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सीआरआर का ऐसे यूज करते हैं। एट प्रेजेंट सीआरआर है 4.50%। ये रिजर्व रेशियो होते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे दिए गए हैं और वहीं से मैंने उठाए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं जी अगले रेट पे। अगला रेट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूट है मतलब एक लॉ है, ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी मतलब ये टाइप ऑफ फंड बता रहा है, रेशियो इसका मतलब एक रेशियो है। आप हर टर्म को ना ब्रेक कर लिया करो, 90% आपकी कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं एसएलआर क्या है। आपके लिक्विड एसेट का रेशियो ऑफ योर एनडीटीएल, जितना आपकी लाइबिलिटीज हैं उसके बदले में आपके पास कितने लिक्विड एसेट है उसका रेशियो ही एसएलआर है, एज सिंपल एज दैट। अभी उसको देखते हैं। इट इज रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट, ये दे रखे, विच ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स, अपने पास रखना है।
CRR बैंक किसके पास रखना था? RBI के पास। ये अपने पास ही रखना है। किस फॉर्म में रखना है? ये लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है, ना कि कैश की फॉर्म में। कैश मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, लिक्विड एसेट होना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट ने जो जो सिक्योरिटीज अप्रूव कर रखी हैं। और ये तो एनडीटीएल का पार्ट वो जो बताई दिया कि भाई डिपॉजिट मतलब एनडीटीएल का। ठीक है, यही डेफिनेशन एसएलआर की यहाँ आरबीआई की वेबसाइट पे दी हुई है। ये आप पढ़ लीजिए, ताकि आपकी अगर कोई और क्लैरिटी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया वो डेफिनेशन में क्लियर हो जाए। अब एसएलआर को भी आरबीआई यूज करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करता है? सबसे पहले वो एक केस लेते हैं जब एसएलआर को बढ़ा दिया आरबीआई ने। तो अब क्या होगा? एसएलआर बढ़ाने से हाई अमाउंट केप्ट विद देम सेल्स, मतलब कि 100 रुपए है मान लो, और आज 18% मान लो आज एसएलआर है, और कल को आरबीआई उठ के इसको कर देता है जी 32%। या यूं कर लो सिंपल फिगर के लिए, आज ये 20% है और ये फिर 40% कर देता है, सिंपल हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे 80 रुपीज उसके जो हैं बैंक के पास हैं लेंडिंग के लिए 100 रुपए में से। और अगर ये 40% कर देता है, तो अब बैंक के पास 60 रुपए हैं लैंडिंग करने के लिए। तो एकदम से पैसा कम नहीं हो गया? बैंक के पास है, उसी के पास ये पैसा उसी के पास पड़ा है, बट उसको लैंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एसएलआर के तहत उसको अपने आप के पास बचा के रखना है। तो वो अपने आप के पास ज्यादा पैसा रखेगा, एसएलआर बढ़ा दिया तो ज्यादा पैसा अपने पास बचा के रखेगा, तो लैंडिंग कहाँ से करेगा मेरे दोस्त? तो एसएलआर बढ़ाने से लैंडिंग के लिए पैसा कम हो जाएगा और इकोनॉमी में कम पैसा घूमेगा। और यही तो आरबीआई चाहता था, अगर वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लाना चाहता है। अब दूसरा तरीका है, एसएलआर डिक्रीज भी कर सकता है। अब उसका क्या है? अगर एसएलआर कम किया, इसका मतलब उनको बैंक को अपने आप के पास जो एक रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। अब पहले मान लो 40% थी, अब 20 होगी। तो पहले मेरे पास 60 रुपए हुआ करते थे लेंडिंग के लिए एज अ बैंक। अब मेरे पास क्योंकि एसएलआर कम हो गया है, 20% हो गया, अब मेरे पास 80 रुपए हैं लेंडिंग के लिए। तो मोर मनी विद द बैंक टू लेंड और मोर मनी इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा? मतलब समझ रहे हो, जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा घूमेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो आरबीआई का पर्पस यहाँ पे सर्व हो जाएगा। अब सीआरआर आज के दिन ये है और एसएलआर आज के दिन ये है। अब चलते हैं जी, एक वर्ड यूज हुआ था बीच में कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाम को फिर से ब्रेक कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लिक्विडिटी की एडजस्टमेंट करने की एक फैसिलिटी बनाई है जिसको एलएएफ कहते हैं। नाम जो है उसमें ही डेफिनेशन कवर है। फैसिलिटी टू एडजस्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मनी इनटू द मार्केट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, एसडीएफ आता है, एमएसएफ आता है। ये सारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत ही होते हैं। अभी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का जो है हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। The LAF refers to a reserve bank's operation through which it injects or it absorbs liquidity into या from the banking system। banking system में से liquidity या तो absorb करता है, inject करता है। It consists of overnight, मतलब overnight अगर पैसे की requirement है उसके बदले में कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, और साथ के साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ एमएसएफ, ये आगे पढ़ेंगे हम। एसडीएफ एमएसएफ क्या होंगे अपार्ट फ्रॉम एल। ये तो आगे की बात कह दी कि ओएमओ भी होते हैं और एमएसएस भी होता है, ये सब होते हैं। बट हम अभी के लिए एलएएफ पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड आता है बीच में एलएएफ कॉरिडोर। ये एक दो बार पूछा गया है, एलएएफ कॉरिडोर क्या होता है? एलएएफ कॉरिडोर हैज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एट इट्स अपर बाउंड। मतलब एलएएफ में कई सारी फैसिलिटी आती हैं, तो कॉरिडोर क्या होगा? जो सबसे ऊपर इसका बैठा है ये रहा कॉरिडोर, यहीं से समझा देता हूँ। इस ये एलएएफ कॉरिडोर है। ठीक है, मतलब कॉरिडोर मतलब यहाँ इधर से इधर जाने की कितनी इसकी लिमिट है। तो एमएसएफ इसमें टॉप पे बैठता है, एसडीएफ इसमें बॉटम पे बैठता है। एसडीएफ आने से पहले यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट बैठा करता था। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है, और ये तीनों रेट ही आपको आरबीआई की वेबसाइट में ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ है। जैसे एमएसएफ 6.75 पे है, रेपो रेट 6.5 पे है, एसडीएफ आपकी 6.25 पे है। ये अकॉर्डिंग टू नीड होते हैं कि एमएसएफ में किस तरह का फंड दिया जाता है, एसडीएफ में किस तरह का, रेपो में किस तरह का। ठीक है,
अब चलते हैं जी अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नाम से थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ये लेटेस्ट टूल ऐड किया है आरबीआई ने अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, टू कंट्रोल लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली। ठीक है। अब एसडीएफ से पहले यही काम आपका रिवर्स रेपो रेट किया करता था। आरबीआई यूज टू गिव कोलेट्रल सिक्योरिटी इन एक्सचेंज ऑफ फंड्स। आरबीआई को जब बैंक से लिक्विडिटी को सक करना हुआ करता था, लिक्विडिटी कम करनी होती थी, तो आरबीआई क्या करता था, बैंक्स को, ये कॉमर्शियल बैंक है, इनको सिक्योरिटी बेचता था और बदले में इनसे फंड्स इनके सक कर लिया करता था। ठीक है। अब इसके बदले में क्या हो रहा था कि जितनी ज़्यादा आपको लिक्विडिटी चाहिए उतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी। पर एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पे जाके आरबीआई के पास लिमिटेड सिक्योरिटीज हो और ज़्यादा क्रिएट ना करना चाहता हो, तो ये सॉल्यूशन निकाला था एसडीएफ में कि जी हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, बट आपको बेटर इंटरेस्ट रेट देंगे। ठीक है। तो एसडीएफ क्या है, कोलेट्रल फ्री है, इसके बदले में आरबीआई कोई भी सिक्योरिटी प्लेज नहीं करेगा। और बैंक को क्या है, रिवर्स रेपो रेट से जो है बेटर हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगी। आरबीआई को सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी, इनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब इसको यहीं पे देख लेते हैं। ये आरबीआई की डेफिनेशन है। द रेट एट विच रिजर्व बैंक एक्सेप्ट अनकोलेटराइज्ड कोलेट्रलाइज्ड डिपॉजिट्स ऑन एन ओवरनाइट बेसिस, ये टर्म ध्यान दे, ये बाकियों से इसको अलग करता है, फ्रॉम ऑल एलएएफ पार्टिसिपेंट, मतलब जिन जिन के साथ एलएएफ के एग्रीमेंट हैं आरबीआई के। द एसडीएफ इज आल्सो ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल, ये इसके काम भी आता है इन एडिशन टू लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया। एसडीएफ रेट इज प्लेस पॉइंट, ये 25 बेसिस पॉइंट बिलो रखा जाता है ये रेपो रेट से, वो अभी एलएएफ कॉरिडोर में हमने बात करी थी। With introduction of SDF into April 2022, SDF rate replaced the fixed reverse repo rate as the floor of LF. LF कॉरिडोर के ऊपर MSF बैठा होता है, बीच में रेपो रेट बैठा होता है और सबसे नीचे रिवर्स रेपो रेट होता था। अब उसकी जगह SDF ने ले ली है। हो गया क्लियर? पूरा SDF में कोई डाउट नहीं रहा होगा आई थिंक। अब चलते हैं अगले पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मोर और लेस सारे एक ही काम कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कितनी उसको अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए और कितने किस पर्पज के लिए चाहिए। क्या आपकी रिजर्व में शॉर्टेज आ रखी है या आपको कोई डेली नीड्स के लिए शॉर्टेज आ रखी है, किस चीज़ की शॉर्टेज है। अब चलते हैं एमएसएफ को देखते हैं। द penal rate at which banks can borrow on an overnight basis from the RBI by dipping into their SLR, ये डिफ्रेंशिएट करता है। एसएलआर पोर्टफोलियो में डिप करके ले लेते हैं अप टू अ प्री डिफाइंड लिमिट ऑफ 2%। ठीक है, ये आरबीआई चेंज कर देता है ओवर द टाइम। और ये ना जो एमएसएफ है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। एकदम से लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है और बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं है, इंटर बैंक भी आप नहीं ले पा रहे हो, तब आपका एमएसएफ बीच में आता है। इसी वजह से एमएसएफ को प्लेस किया गया है 25 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट। ये 25 पॉइंट नीचे था, ये 25 पॉइंट ऊपर है। थोड़ा सा क्लैरिटी रखना इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। पिनल रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई व्हेन दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ऑफ ऑल बोरोइंग असिस्टेंस। बाकी कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, एमएसएफ में आके 25 बेसिस पॉइंट ऊपर पैसा उठा लो, आरबीआई दे देगा। ये सारे के सारे पॉलिसी रेट आरबीआई की वेबसाइट से ही उठाए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो रिलेट करने के लिए। अब चलते हैं जी अगली एक, आरबीआई के पास एक टूल होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। आरबीआई के द्वारा इसको यूज किया जाता है इन टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट। इसका पर्पस थोड़ा अलग है। एक्सचेंज रेट कैसे, जैसे $1 के अंदर मान लो 74 रुपीज है और यहाँ एकदम से वोलेटिलिटी आ गई, तब एमएसएस आरबीआई यूज करता है ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ला सके, इस वोलेटिलिटी को ख़त्म कर सके, क्योंकि अदरवाइज हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर कई तरह के डेफिसिट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंपोर्ट डेफिसिट, एक्सपोर्ट डेफिसिट, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ हिल जाएगा अगर ये एक्सचेंज रेट वोलेटाइल हो गई तो आरबीआई क्या करता है ताकि एक्सचेंज रेट थोड़े स्टेबल रहें, वो बाय भी कर देता है फोरेक्स को। फोरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज,
इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। वो बाय भी कर सकता है फॉरेक्स को और सेल भी कर सकता है, ताकि स्टेबलाइज रहे एक्सचेंज रेट। पूरा डिमांड सप्लाई का खेल है। मान लो कि किसी चीज की डिमांड बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम है, तो वो डिमांड ऑटोमेटिकली 2x 3x 4x होती जाएगी, क्योंकि सप्लायर कम है। तो आरबीआई फिर उसको बाई करेगी और मार्केट में ले आएगी, ताकि डिमांड एकदम से ना बढ़े, सप्लाई की वजह से डिमांड ना बढ़े एटलीस्ट। सेम उल्टा है, मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड गिर जाएगी, रेट फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आरबीआई अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग करता रहता है, ताकि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे। अच्छा, इसके लिए करता क्या है, आरबीआई बॉन्ड इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए वो ऑक्शन मेथड यूज करता है बाइंग और सेलिंग के लिए। मुझे लगता है एमएसएस आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कि अब इसका क्या काम है और कैसे आरबीआई इसको फंक्शन करता है। अब जी अगला एक क्वांटिटेटिव टूल होता है आरबीआई के पास, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल जिसको बोला जाता है। देखिए इसका नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। अगेन, मोस्टली इकोनॉमी की जितनी टर्म्स हैं, अगर आप उसके नाम को फ्रैक्शन में देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या काम है। और बैंकिंग में तुक्के मारने में, जब आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तब बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें, कि भाई आपको सेमी मीनिंग पता था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी मतलब जिन जो चीज प्रायोरिटी पे रखनी है, सेक्टर कौन से सेक्टर को रखना है, और लैंडिंग मतलब जिस कौन से को, कौन सा वो प्रायोरिटी सेक्टर है जिनको लैंडिंग करनी है। सिंपल एज दैट, डेफिनेशन नाम में ही आ गई। अब करता क्या है, आरबीआई डायरेक्ट करता है बैंक को टू इंक्रीज देयर फंडिंग, मतलब अपनी फंडिंग उस एरिया में बढ़ाओ, किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर एरिया में अपनी फंडिंग बढ़ाओ। कौन से हैं प्रायोरिटी सेक्टर एरिया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अलाइड एक्टिविटीज होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी। ये सारे प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी गोल बना देता है बैंक। आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि भैया इन सेक्टर के अंदर डालो, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आरबीआई क्या करता है, ओवर द टाइम ऐड करता रहता है, चेंज करता रहता है इन सेक्टर्स को। जैसे कि पहले ईवी में डाला करते थे कि भाई ईवी व्हीकल्स को करो, सोलर को करो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को करो, विंड मिल प्रोजेक्ट्स को करो। आरबीआई को जो लगता है कि कंपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए जो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो सकता है आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर को उसमें डाल दें, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को डाल दें, सेमीकंडक्टर की सोर्सिंग को डाल दें, मतलब आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर बड़ी चीज होने वाली है। तो उसको उसका हिस्सा बढ़ा दिया, मान लो पहले 5% पीएसएल में पार्ट था, उसको 15% कर दिया। तो आरबीआई पीएसएल को इस तरह यूज करता है। फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, मान लो 20 सेक्टर डाल दिए पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब लोगों ने देख लिया जी सेमीकंडक्टर में बड़ा फायदा हो रहा है, तो सारे बैंक ने इसी के अंदर पैसा पंप कर दिया, और बाकी जो 19 सेक्टर बच गए उनमें पैसा पहुंचा ही नहीं। तो आरबीआई फर्दर इसको डिवाइड करता है कि इतना परसेंट इस सेक्टर को जाना चाहिए, इतना परसेंटेज इस सेक्टर को जाना चाहिए। ये होता है दोस्त प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और ये मॉनेटरी टूल है आरबीआई का। ठीक है, अब चलते हैं, अभी तक तो क्या था जो हम देख रहे थे, वो क्वांटिटेटिव टूल थे। अब है क्वालिटेटिव या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कुछ सिलेक्ट आइडियाज, सिलेक्ट पर्पस के ऊपर ही आरबीआई काम करता है, सिलेक्टिवली बोलता है आरबीआई। कैसे, आरबीआई के पास पहला टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन। ये आरबीआई बैंक को बोल सकता है कि भैया अपना जो मार्जिन है ना, उसको चेंज करो, उसको बढ़ाओ, उसको घटाओ, इससे क्या होगा, मार्केट में क्रेडिट का चेंज आ जाएगा। आरबीआई में डायरेक्ट बैंक्स टू चेंज देयर मार्जिन रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम ऑन लोन्स। ठीक है, मार्जिन क्या होता है उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए। मार्जिन होता है डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड अमाउंट बोरोड। मान लो मैं पैसा लेने जाता हूँ, 100 रुपए का लोन लेने जा रहा हूँ, मेरे पास 20 रुपए के एसेट हैं, तो मेरे पास ये जो है 20 रुपीज जो है वो आपका मार्जिन है। सिक्योरिटी, सॉरी 80 रुपीज, 80 रुपीज आपका मार्जिन है ये, क्योंकि ये डिफरेंस है सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड अमाउंट बोरोड। ठीक है, अब चलते हैं जी, क्रेडिट रेगुलेशन भी कर देता है आरबीआई। कैसे कि वो रूल फ्रेम कर देता है, कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, मेच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए लोन्स का, ये क्रेडिट रेगुलेशन होता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, जैसे क्रेडिट कोटा फिक्स कर देता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, अपर सीलिंग लगा देगा, लिमिट लगा देगा। इस तरह से वो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, लोन के लिए अलग अलग रैशनलाइजेशन ले आता है कि इसको इतना 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 देना है आपको। उसके बाद मोरली परसुएड भी कर सकता है वो कमर्शियल बैंक को। आरबीआई टाइम टू टाइम मिलता रहता है मेंबर बैंक्स को, उनकी कोऑपरेशन
चाहिए आरबीआई को कि भाई आरबीआई ये करना चाह रहा है। आरबीआई चाहता है कि अभी एक बार के लिए जो है लेंडिंग थोड़ी स्लो करो, अभी थोड़ी फास्ट करो। इसके लिए वो मीट करता है, उनको बोलता है कि यार मत करो, इसका फायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान नहीं है, फायदा है। इस तरह से उसको मोरली कि भैया ये नहीं करना चाहिए, वो एडवाइज कर देता है अगेंस्ट एक्सपेंशन या फिर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो आरबीआई देखेगा कि उसका टारगेट किस में फुलफिल हो रहा है। या फिर जब कुछ नहीं चलता है तो डायरेक्ट एक्शन चलता है दोस्त। मतलब जो समझ गए ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तब आरबीआई आता है और आरबीआई कुछ डायरेक्शन देता है, गाइडलाइन देता है कि भैया ये कर ले। अगर बैंक वो नहीं करते हैं तो फिर आरबीआई अपने वाली पे उतर आता है कि हाई रेट चार्ज कर सकता है। आरबीआई के पास फुल अथॉरिटी है वो करने की। मान लो उसके बाद भी वो नहीं करता है, तो आरबीआई उसकी सिक्योरिटीज को या रीड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इसको एंटरटेन करने से मना कर सकता है। फिर भी नहीं माना, भाई साहब आपका लाइसेंस कर दिया कैंसिल। मतलब आरबीआई के जो गाइडेंस है और डायरेक्शंस है उसको नहीं फॉलो करोगे तो आरबीआई के पास ये टूल भी लास्ट में होता है। बट ये तब यूज किया जाता है जब और कोई हथियार नहीं चल पा रहा है आरबीआई। तो दोस्तों ये थी वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, पूरा डिटेल में सारे रेट कवर कर दिए हैं। अगर उसके बावजूद आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करो कि जी ये वाला डाउट है, ये मुझे नहीं समझ में आया है, ये या फिर ये मुझे गलत लग रहा है। और ये इसी तरह की वीडियोस सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं अपनी। बैंकिंग कोर्स है पूरे का पूरा, इंटरव्यू की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बैंकिंग के छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें आपको पूरा डिटेल में ना देखना पड़े चैप्टर, इसके लिए अलग से टॉपिक्स बना दिए हैं। करंट अफेयर के जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उनके ऊपर वीडियो आ रही है। स्ट्रेटेजी वीडियो, कैसे आप अपने अपने टॉपिक्स को, चैप्टर्स को तैयार करो, उसके ऊपर वीडियो बना, प्लेलिस्ट बना रखी है। और अपनी जर्नी की मैंने अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है। इसी तरह का दोस्तों कंटेंट इस चैनल पर आपको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है और बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्त अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा रोल मैं भी प्ले कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।